कॉम्पिटिशन कंपटीशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक ले रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट को टू वेज में डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट वे में हम लोग लेते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। इसका सेकंड वे हम लोग लेंगे जबकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आइडेंटिकल मानते हैं। तो पहले फर्स्ट डिस्कशन लेते हैं हम लोग। इसमें ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं, फिर जनरल फॉर्मूला डिस्क्राइब कर लेंगे। वी हैव 4 प्लेसेस इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट and we have to arrange person A, B, C, D in these 4 places। तो इसमें बस स्पेशल बात ये होती है जो फर्स्ट पर्सन है उसके पास अरेंज होने का एक ही वे होता है। क्यों ऐसा होता है उसको समझ लें अच्छे से। यदि फर्स्ट पर्सन बोलता है कि मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, तो उसको डिस्टिंक्ट वे नहीं है कि वो किसी को ये एक्सप्लेन कर पाए कि मैं इस सर्कल में ऊपर हूं, सर्कल में नीचे हूं, लेफ्ट हूं, राइट हूं, क्योंकि सर्कल में तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कुछ होता ही नहीं है। तो बेसिक होता क्या है उसको अच्छे से समझें। सर्कुलर अरेंजमेंट में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके पास अरेंज होने का एक तरीका होता है। लेट वो इनमें किसी 4 पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे आ गया, लेट ए यहां आ गया। जैसे ए अरेंज हो गया, अब रिमेनिंग जो 3 है वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों के पास अब जो ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन है। यदि हम लोग क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है। तो अब ये जो है रिमेनिंग 3 है वो फैक्टोरियल 3 वेज से सिंपली अरेंज हो जाएंगे। तो बस स्पेशल जो सीखने वाली बात है वो समझिएगा। सर्कुलर अरेंजमेंट इज मॉडिफाइड लीनियर अरेंजमेंट्स इन विच फर्स्ट पर्सन हैज ओनली वन वे एंड रिमेनिंग आर अरेंजिंग इन लीनियर वेज। गेटिंग मी? सो एक जनरल बात करते हैं। इफ वी हैव n पर्सन, सो नया जो फॉर्मूला क्रिएट होकर आ जाएगा वो आ जाएगा, लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n पर्सन इन अ सर्कुलर मैनर इज फैक्टोरियल n-1। यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया है उसको अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन के लिए एक तरीका था और रिमेनिंग के लिए फैक्टोरियल n-1। तो n पर्संस को सर्कुलर मैनर में, जबकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स डिफरेंट हैं, रिजल्ट निकल के आया फैक्टोरियल n-1। n-1 क्यों किया है वो समझ में आ गया। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन का अरेंज होने का जो वे होता है वो एक ही होता है। रिमेनिंग जो पर्सन होते हैं n-1 वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं और लीनियर में जब आप n-1 पर्सन को अरेंज करोगे तो उसके वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल n-1। सेकेंड मेथड में अपन लोग लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स व्हेन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर आइडेंटिकल। इसमें ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। लेट वी हैव 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स A, B, C, D। इनको हमें अरेंज करना है, जबकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स कैसे बनाने हैं, आइडेंटिकल बनाने हैं। तो इसके लिए समझिए वही पैटर्न है जो अपन लोगों ने पहले किया। फर्स्ट पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको अरेंज करने का एक तरीका। बी सी डी जो 3 पर्सन है इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो बी सी डी के इंटरचेंज कितने वेज से हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3, इट मीन 6 वेज से। तो वो केस बना लेते हैं अपन लोग। तो बी को फिक्स किया, सी और डी को इंटरचेंज कर दिया, तो यहां आ गया डी सी। अब सी को सेकंड पोजीशन पे रख दीजिए और बी और डी को सारे केस बना लीजिए। तो बी और डी के 2 केस बना लीजिए, डी बी। सेम अब डी को सेकंड पोजीशन पे रख दीजिए, उसके बाद बी और सी को इंटरचेंज कर दीजिए, तो बी और सी के वापिस से 2 केस हो गए। ओवरऑल जो नंबर ऑफ यहां पे केसेस हो गए वो टोटल हो गए 6 केसेस। जबकि फर्स्ट में एक ही पोजीशन में हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर में हम लोगों ने क्या सीखा, फर्स्ट पर्सन की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, रिमेनिंग 3 की पोजीशन में चेंज हुआ और उनको अरेंज करने के वेज हो गए फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 लिख लीजिए इसको, और ये 6 वेज हो गए आपके पास। ध्यान दें, इसका मतलब फर्स्ट पैटर्न क्या बना, ए बी सी डी। सेकंड पैटर्न इज ए बी डी सी। थर्ड इज ए सी बी डी, ए सी बी डी। नेक्स्ट इज ए सी डी बी। नेक्स्ट इज ए डी बी सी।
नेक्स्ट इज ए डी सी बी, 6 पैटर्न्स हो गए। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज को, यहां पे आइडेंटिकल का क्या कंक्लूजन निकलता है उसको समझिएगा। फर्स्ट पैटर्न है ए बी सी डी का क्लॉकवाइज लेते हैं, तो आप यदि इसको ध्यान से देखोगे इन सभी डायग्राम्स को, तो निश्चित कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसमें ए बी सी डी का एंटी क्लॉकवाइज भी बन रहा होगा। रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी डी का जो क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक ऐसा एक जरूर होगा जिसमें ए बी सी डी का एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होगा। ध्यान से लास्ट वाले को ऑब्जर्व कीजिए, तो इसमें ए बी सी डी का एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो जो फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट क्लॉकवाइज है उसी का आइडेंटिकल लास्ट एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली सेकंड वाले में ए बी डी सी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो इसका एक एंटी क्लॉकवाइज जरूर बन रहा होगा। ऑब्जर्व कीजिए ए बी डी सी, तो ए बी डी सी फोर्थ, बिल्कुल सही। तो सेकंड और फोर्थ को रिलेट कर सकते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज आपने ले लिया। फिर बचा थर्ड को क्लॉकवाइज कंसीडर कर लो, ए सी बी डी, इसका वापस से एंटी क्लॉकवाइज ये बचा हुआ, तो थर्ड रिलेट हो गया, फिफ्थ से रिलेट हो गया। तो ओवरऑल आप ध्यान देंगे हर दो सेम है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में 6 सेम है, सेकंड के रेस्पेक्ट में 4 सेम है और थर्ड के रेस्पेक्ट में 5 सेम है। इसका मतलब टोटल जो अब आप बात करोगे तो उनको आप डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और 6 को डिस्टिंक्ट नहीं लेंगे, सेम लेंगे। तो अब आपके पास यहां आंसर आ गया 3। तो ओवरऑल आप इन जनरल बात करें हम लोग, तो वो क्या बोल सकते हैं, यदि आपके पास n थिंग्स हैं, उनका सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को आइडेंटिकल रखना है, तो डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। इस पैटर्न पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, उस क्वेश्चन को लिखो, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 person in circular manner such that they have same neighbor. रिपीट कर रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 person in circular manner such that they have identical neighbor. ध्यान दीजिए, जैसे यहां पे फर्स्ट और 6 केस है, तो फर्स्ट और 6 में आप ध्यान दोगे तो इनके जो नेबर हैं वो सेम है। जैसे ए का नेबर बी और डी है, यहां पे भी ए का नेबर बी और डी है, सी के नहीं साहब बी का नेबर ए और सी है, वहां पे भी सी का नेबर सेम। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे नेबर सेम है, तो नेबर सेम के लिए कंडीशन क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या मान लीजिए, आइडेंटिकल मान लीजिए। इसका मतलब हर एक क्लॉकवाइज का जो रेस्पेक्टिव एंटी क्लॉकवाइज बनेगा वो उसका सेम नेबर वाला केस होगा। तो यहां पे जो रिजल्ट आ जाएगा आपका वो आ जाएगा फैक्टोरियल 10-1 डिवाइड बाय 2। इसी पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, वो समझिए। जब आप गार्लैंड देखते हैं, मालाएं देखते हैं या नेकलेस देखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को हम लोग कैसा मान के चलते हैं, सेम। अदरवाइज तो वो बहुत बुरा दिखेगा देखने में। तो जब भी ऐसा अरेंजमेंट्स जिसमें सर्कुलर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम दिखे, तो उसमें भी हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो स्पेशली आप एक नोट लिख लीजिए, लिखिए नोट, इन केस ऑफ गार्लैंड एंड नेकलेस नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स इज फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। तो ओवरऑल जो सर्कुलर अरेंजमेंट्स हैं उसमें हम लोगों को बस 2 थॉट्स डिस्कस करने थे। एक, जबकि आपने जबकि आप लोगों ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट लिया, और सेकंड, जबकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आइडेंटिकल लिया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह थी, जब आप सर्कुलर में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट थिंग का 1 वे होता है, रिमेनिंग थिंग्स को लीनियरली अरेंज करते हैं। तो एक नोट और लिख लीजिए, इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स number of ways to arrange first thing is 1 and remaining things will arrange as linear arrangement. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन अरेंज इन सर्कुलर मैनर such that
फर्स्ट पार्ट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, सिंपल है। टोटल 9 हो गए, उनको सर्कुलर मैनर में अरेंज करना है, तो 9 को सर्कुलर मैनर में अरेंज करने का फैक्टोरियल 9 - 1 एंड रिजल्ट इज फैक्टोरियल 8। सेकेंड पार्ट लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाते हैं। अब सेकेंड पार्ट लिखिए, सच दैट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग केवल क्या कंडीशन लगाई है हम लोगों ने, गर्ल्स सब एक साथ हैं। तो अब हम लोग क्या करें, 9 में से 5 गर्ल्स को एक साथ ले लें, तो उनका एक बंडल बन गया। तो 9 में से 5 गर्ल्स सेपरेट कर दी, तो 4 रिमेनिंग थिंग्स 4 हो गई, लेकिन वो जो बंडल बना है उसका +1, तो ओवरऑल थिंग्स कितनी हो गई 5। क्यों 5 हो गई, क्योंकि हमने 9 में से 5 गर्ल्स को सेलेक्ट किया, 4 बची, लेकिन उनका एक बंडल था उसको +1 कर दिया। अब इनको अरेंज करना है सर्कुलर में, तो सर्कुलर में हम लोग क्या कर देते हैं -1, और ये अरेंजमेंट। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें आगे समझिए, ये जो 5 गर्ल्स का बंडल है, इस बंडल में जो गर्ल्स हैं वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकती हैं, तो उनका आपस का वो जो इंटरचेंज है उसको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा इनटू फैक्टोरियल 5। सो रिजल्ट इज 1 से 1 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो ये जो -1 है ना, इसको एक ही बार यूज करते हो, क्योंकि जैसी सर्कुलर अरेंजमेंट में आपने फर्स्ट पर्सन को सेट किया, उसके बाद रिमेनिंग अरेंजमेंट जो चलते हैं वो तो लीनियरली चलते हैं। तो अब जैसे आपने ये -1 कर दिया, अब उसके बाद जो कंडीशंस बन रही हैं वो सब जैसे हम लोग लीनियर में अरेंज करते हैं वैसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आगे करते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 boys, 5 girls and 4 boys such that all boys and all girls are together। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना। 5 गर्ल्स एक साथ हैं और 4 बॉयज एक साथ हैं, इसका मतलब अब अपने पास गर्ल्स का एक बंडल हो गया और बॉयज का एक बंडल हो गया, तो ओवरऑल कितने बंडल हो गए 2 बंडल। तो उन बंडल्स को सर्कुलर में अरेंज करने के वेज 2 - 1, लेकिन वो जो गर्ल्स जिस बंडल में वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, तो इंटू फैक्टोरियल 5। बॉयज भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 4। सो रिजल्ट इज फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये तो 1 हो ही जाएगा, तो रिजल्ट इज दिस। इसी का नेक्स्ट 4th पार्ट करते हैं, समझिए, लिखिए, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज सच दैट 2 particular girls are together and there is exactly 1 boy between them। रिपीट कर रहा हूं, such that 2 particular girls are together and there is exactly 1 boy between them। आइए, क्या चेंज हुआ, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न हम लोग करना पा रहे हैं। पर्टिकुलर गर्ल्स हैं तो पता है हमें कि गर्ल्स कौन है, इसका मतलब कोई भी गर्ल्स ले ली G1 और G2, इन G1 और G2 के बीच में एक पर्टिकुलर कोई भी एक बॉय ले सकते हैं, लेट बॉय B ले लिया। इसका मतलब अब जब इनको अरेंज करना है तो अपने को ये देखना होगा पहले कि ये तो तीनों आए, वो तीनों इस पैटर्न में ही आए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सर्कुलर में जो 9 प्लेस हैं उन प्लेसेस में से 3 प्लेस ले लें, उन 3 प्लेसेस पे से G1 B G2 को अरेंज कर दें। तो सर्कुलर में जो 9 प्लेसेस हैं उनमें से कोई से भी 3 प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आपने कोई से भी 3 प्लेस सेलेक्ट किए, उसका तरीका हो गया एक। अब यहां पे इन गर्ल्स, इन तीनों को अरेंज करने के लिए ये समझिएगा, इन तीनों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, G1 और G2 इंटरचेंज हो सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2। और ये जो B आ रहा है, कोई एक बॉय है, इसका मतलब 4 में से किसी एक बॉय को सेलेक्ट किया और यहां पे अरेंज कर दिया। ऐसा होने पे हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। ये 1 किसके लिए किया था, सर्कुलर को में हमें 3 पोजीशन चाहिए थी, तो उन 3 पोजीशन को सेलेक्ट करने का एक तरीका हो गया। उन 3 पोजीशन में दोनों कॉर्नर्स पे गर्ल्स अरेंज होंगी, तो गर्ल्स इंटरचेंज भी हो सकती है, तो फैक्टोरियल 2 हो गया। गर्ल्स के बीच में 4 में से कोई भी एक बॉयज अरेंज कर रहा है, 4C1, और उसको अरेंज कर दिया। इतना होने के बाद समझिएगा, अब आपके पास जो टोटल प्लेस थे वो 9 थे, उनमें से 3 प्लेसेस पे
कंटिन्यूअस, 2 गर्ल और 1 बॉय बैठ चुके हैं, तो अब आपके पास जो स्टूडेंट्स बचे वो बचे कितने, 9 - 3, इसका मतलब कितने स्टूडेंट बचे, 6। उन 6 स्टूडेंट्स के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप उनको फैक्टोरियल 6 वेज से रिमेनिंग प्लेसेस पे अरेंज कर दीजिए। अब इस पे एक अच्छा कंक्लूजन निकलता है, उसको सीखते हैं कि सर आपने यहां पे कहीं पे भी -1 तो किया ही नहीं, जबकि आपने तो शुरू से बोला है कि भाई सर्कुलर में तो -1 आएगा ही आएगा। वो -1 क्यों नहीं किया उसको समझाता हूं। जब अपन ने ये 1 किया था ना बच्चों, ये 1 क्या था, 3 कंटिन्यूअस प्लेस सेलेक्ट करने का तरीका। तो जब 3 कंटिन्यूअस प्लेस सेलेक्ट किए सर्कुलर में, 3 कंटिन्यूअस प्लेस सेलेक्ट किए, इसका मतलब आपने इनको फिक्स कर दिया, और जैसे ही फिक्स किया तो अब इसके रेस्पेक्ट में 4 5 6 7 8 9 ये लीनियरली अरेंज होंगे, क्योंकि जैसे ही आपने इसको रो फिक्स कर दिया तो आप बोल सकते हो कि ये 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है और 9th है। तो जैसे ही आपने 3 कंसेक्यूटिव को सेलेक्ट किया, सर्कुलर खत्म हो गया। अब ये सर्कुलर नहीं है, इसकी स्टार्टिंग यहां से हो रही है और एंड यहां से हो रहा है, यदि हम लोग क्लॉकवाइज में अरेंज कर रहे हैं तो इसलिए यहां पे हमको सर्कुलर की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं।